हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। तो इसे लॉज ऑफ मोशन के अंदर सीख रहे हैं, बट अभी हम लोग इस पे बेस होके सिंपल क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग वर्क और एनर्जी में सबसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो सिंपल समझेंगे कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्प्रिंग क्या, स्प्रिंग है जो स्प्रिंग पेन में स्प्रिंग होता है, वही स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्प्रिंग है, क्या होता है कि इस स्प्रिंग को आप जितना प्रेस करते हो स्प्रिंग उतना ही उल्टा धक्का लगाता है, वही स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग ऐसे खींचेगा, स्प्रिंग को प्रेस करोगे स्प्रिंग ऐसे धक्का मारेगा। तो स्प्रिंग ये जो फोर्स लगा रहा है ना, वन साइड फोर्स, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, स्प्रिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस एंड को मैंने फिक्स कर दिया और इस एंड को मैंने कुछ डिस्टेंस खींचा, तो जितना इसको तुम खींचोगे ना उतना ही स्प्रिंग तुमको उल्टा खींचेगा, और जो स्प्रिंग उल्टा फोर्स खींचता है ना उसी बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अगर स्प्रिंग को तुम अपने हाथ से पकड़ के, ये तुम्हारा हाथ है, इसके पकड़ के ऐसे खींच दे तो स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगाएगा। जो स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगा रहा है उसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। रिस्टोर करना चाहता है, अपने ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करना चाहता है। तो जो उल्टा फोर्स लगाता है वही क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। और हम पाते हैं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, जब इसको तुम आगे को खींचते हो इस स्प्रिंग को जब तुम आगे को खींचते हो तो स्प्रिंग तुम्हारे हाथ की एबीडी अगर बनाओगे ना, तुम्हारे हाथ की एबीडी में फोर्स ऐसे लगेगा, और इस स्प्रिंग की इस एंड पे अगर इस स्प्रिंग की एबीडी बनाओगे, स्प्रिंग की एबीडी, तो तुमने इस पे फोर्स ऐसे लगाया और ये फोर्स बराबर होगा, एक्शन रिएक्शन पे है। तुमने स्प्रिंग को इधर खींचा तो स्प्रिंग तुमको इधर खींचेगा, दोनों बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जो तुम पे स्प्रिंग जो तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगा रहा है वो बेसिकली इस स्प्रिंग में कितना इलांगेशन आ रहा है, कितना खींच रहा है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही स्प्रिंग उल्टा ज़्यादा फोर्स लगाएगा। दिस मीन्स दिस फोर्स या दिस फोर्स बोथ इज प्रोपोर्शनल टू इलांगेशन एंड स्प्रिंग, एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। कितना इसको खींच कर रखे हो उसके प्रोपोर्शनल होता है। स्प्रिंग है, उसको अगर प्रेस करोगे तो कितना दबा है, कंप्रेशन, उसके प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जितना इसको प्रेस करोगे उतना स्प्रिंग उल्टा धक्का मारेगा, और जो उल्टा धक्का मारेगा वो कितना कंप्रेस कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो इससे कांस्टेंट आ जाएगा, के एक्स माइनस साइन आता है। माइनस साइन इसलिए क्योंकि स्प्रिंग को तुम खींच रहे हो इधर, तो स्प्रिंग तुमको उल्टा खींच रहा है, उल्टा। तो डिस्प्लेसमेंट तुमने स्प्रिंग के पॉइंट को इधर दिया तो इधर खींचा, तो डायरेक्शन उल्टा है, तो माइनस साइन, एफ बराबर के एक्स। ये आइडियल स्प्रिंग पे होता है, आइडियल स्प्रिंग पे। अगर स्प्रिंग आइडियल नहीं है तो ये एक्स में भी और फंक्शन बनता है, जैसे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल या समथिंग, कुछ और भी फंक्शन बन सकता है, या स्क्वायर के भी टर्म आते हैं, क्यू के भी टर्म आते हैं, और आइडियल केस में उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो आइडियल स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो माइनस के एक्स गवर्न करता है, ठीक है। तो मैं इसको अब बनाने जा रहा हूँ, और जो आपको याद रखना है उसे बस ध्यान रखिएगा। ऐसा जो फिक्स एंड था ना, जब आप स्प्रिंग को इधर खींचोगे तो स्प्रिंग तुम्हें इधर खींचेगी और उस फिक्स एंड को इधर खींचेगी, अब फोर्स इक्वल होगा। स्प्रिंग मासलेस है, तब ऐसा कर भी सकते हो, एक हाथ से स्प्रिंग पकड़ लो और दूसरे हाथ से ऐसे खींचना, देखो तुम ऐसे खींचना, देखना ये स्प्रिंग इस हाथ को इधर खींचेगी और ये स्प्रिंग इस हाथ को इधर खींचेगी। ऐसे खींचोगे ना तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी और ये स्प्रिंग इस वाले हाथ को इधर खींचेगी, तो यहाँ भी फोर्स लगेगी, यहाँ भी लगाएगी। ये जो फोर्स एफ है ना वो एक साइड का फोर्स है, एक साइड, आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो ऐसे में दिखा रहा हूँ, मान लो एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ एल के बराबर है, दिस इज नेचुरल लेंथ, एल इज, लिख लो, वेयर एल इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब आपने क्या किया, इस एंड पे और इस एंड पे फोर्स लगा के ऐसे खींच दिया,
तो मान लो ये ऐसे हो गया और टोटल लेंथ आपकी बार हो गया L प्लस एक्स, मतलब टोटल इलांगेशन क्या हो गया, x हो गया। x इज इलांगेशन, नेचुरल लेंथ L था, कितना टोटल लेंथ हो गया L प्लस एक्स, इसका मतलब कितना खींचा, x एक्स्ट्रा खींच गया। तो इस एंड पे भी फोर्स F लगा होगा, इस एंड पे भी फोर्स F लगा होगा, क्योंकि आप एबिडी बना रहे हो, डॉटेड खींचोगे, डॉटेड 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 ऐसे, तो फोर्स अवे दिखा लो। तो ये फोर्स फैक्ट, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। और एक साइड का फोर्स होता है, चाहे ये चाहे कोई भी, इसको गवर्न करेगा, F बराबर माइनस के एक्स का। अगर इलांगेशन इधर हो रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स उल्टा आएगा। इसको ना एक्चुअली एबीडी बनाया हो ना, इंपॉर्टेंट है कि इसको तुमने एबीडी बनाई है। तो एबीडी बनाई है तो स्प्रिंग का फोर्स किसका दिखाओगे, तुम्हारे हाथ दिखाओगे ना, हाथ का, हाथ वाला फोर्स दिखाओगे ऐसे। एबीडी में खुद का फोर्स दिखाते हैं, बाहर वाले को दिखाते हैं। तो ये वाला फोर्स F जब तुम ऐसे खींचोगे तो इसको गवर्न करेगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फोर्स है ये स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। और वो कायदे से पता कैसे होगा, इसके ऊपर ऐसे होगा। भाई तुम ऐसे खींच रहे हो इलांगेट करने के लिए, तो स्प्रिंग उल्टा खींच रहा है, उल्टा। तो यही जो फोर्स F है कि x तुमने इधर दिया है तो F इधर है, तो ये वाला भी F किधर होगा, बेसिकली इधर होगा। लेकिन रिपीट करो, ये एबीडी नहीं है, ये एबीडी एबीडी जब बनानी होगी तो तुम्हें इस F को कैसे दिखाना पड़ेगा, अभी दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग को कौन खींच रहा है, बाहर वाला, तो उसका फोर्स दिखाओगे ना स्प्रिंग पे। स्प्रिंग पे हमेशा स्प्रिंग क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के एबीडी में एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाया जाता है, न कि इंटरनल दिखाया जाता है। मैं दिखा दे। अब कैलकुलेशन करने के लिए अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है तो माइनस साइन हट जाएगा, इट इज F बराबर के एक्स। तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड कह सकते हो, स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। हालांकि ऐसा ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए तुम इसी का यूज करना, स्प्रिंग फोर्स लिख लेना। परेशान होता ना, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लिखना, बाकी सब ना कॉमन सेंस समझा देगा कि कैसे करना है, अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा। स्प्रिंग फोर्स F बराबर के एक्स, इसलिए लिखो तो वेयर, पहले लिखो बताता हूँ ना, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस, स्टिफ, STIFF, स्टिफनेस, NESS, के इज स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट, X इज इलांगेशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, F इज स्प्रिंग फोर्स। तो कैलकुलेशन में इसी का यूज़ किया जाता है, माइनस साइन का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, माइनस साइन ना कॉमन सेंस समझ में आ जाता है, ठीक है, कि उसको कैसे लगना चाहिए, वो क्वेश्चन में भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ स्प्रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन एंड ऑफ स्प्रिंग, वन एंड ऑफ स्प्रिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना, के इस स्प्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करता है, नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करता है। नेचुरल, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, नेचुरल लेंथ ये है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है, जब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन, कोई इलांगेशन नहीं है और आपने स्केल से नाप के उसका लेंथ जो पड़ी है वही क्या है, नेचुरल लेंथ है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के ना इस पे डिपेंड करता है। नेचुरल जितना ज़्यादा होता है उस स्प्रिंग को खींचना उतना आसान होता है। और तुम प्रैक्टिकली देख भी सकते हो, अगर कोई स्प्रिंग, तुम बड़ा स्प्रिंग लेना और एक छोटा स्प्रिंग लेना, और कोई कहे कि बड़े स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचना है और छोटे स्प्रिंग को भी 1 सेंटीमीटर खींचना है, बताओ किसको खींचना आसान होगा? 1 सेंटीमीटर, पता है, बड़े वाले को, क्योंकि बड़े वाले में हल्का सा फोर्स लगेगा ना, हर जो कॉइल में होता है ऐसे कॉइल, हर कॉइल में बराबर दूरी बढ़ेगी, बराबर दूरी बढ़ेगी, और 1 सेंटीमीटर तो आ जाएगा। हर कॉइल के बीच में दूरी कम कम बढ़ानी पड़ेगी, और जितना कॉइल के बीच में तुम कम कम दूरी बढ़ाओगे उतना ही फोर्स लगाना कम फोर्स में कम चल जाएगा। और जब कॉइल के बीच की दूरी तुम्हें ज़्यादा बढ़ाना होता है, ज़्यादा, तब तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना होता है।
तो छोटे स्प्रिंग को अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, अब बड़े स्प्रिंग को टोटल 1 सेंटीमीटर, तो चूँकि इसमें नंबर ऑफ कॉयल ज़्यादा है बड़े वाले में, तो हल्का हल्का बढ़ेगा तभी भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो छोटा स्प्रिंग है इसमें कॉयल कम होंगे तो ज़्यादा गैप करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है। मतलब मैं बोलने जा रहा हूँ कि स्प्रिंग का जो कांस्टेंट क्या है, इसका कांस्टेंट क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना नेचुरल लेंथ ज़्यादा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे के एल बराबर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट। और डिफ़ॉल्ट केस में जो कांस्टेंट आता है ना सबके लिए सेम माना जाता है, क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो 10 स्प्रिंग है, कुछ स्प्रिंग कॉपर के बने हैं, कुछ स्प्रिंग आयरन के बने हैं, ठीक है, या कुछ एल्युमिनियम के बने हैं, तो थोड़ी कांस्टेंट सेम आएगा। वो मटेरियल सेम होना चाहिए, कॉयल के क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा तो यूज़ होगा। और क्वेश्चन को जी मेंशन नहीं है तब तो कांस्टेंट सबके लिए बराबर मान के चलोगे। तो इतनी बस आपको याद रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो फोर्स एफ होता है वन एंड ऑफ स्प्रिंग्स होता है, आइदर दिस और दिस, कोई भी एक ले सकते हो, ये भी ध्यान रखना, इसे ध्यान रखना। व्हाट इट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। कह रहा 4 kg ब्लॉक है, 6 kg ब्लॉक है, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर है। इफ इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज 10 मीटर देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, एफबीडी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? के इंटू एक्स। कहा था ना माइनस साइन नहीं यूज़ किया जाता है, कैलकुलेशन के एक्स से काम चला रहे हैं, बाकी कॉमन सेंस भगवान ने दिया है ना। ए बराबर के एक्स, के किसके बराबर है 2 और एक्स किसके बराबर है 10। दिस इज 20 मीटर। नाउ मेक ए वीडियो ऑफ बोथ ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक की वीडियो बना। अच्छा, स्प्रिंग इलोंगेटेड है, क्वेश्चन में मेंशन है स्प्रिंग इलोंगेटेड है। तो अगर स्प्रिंग खींची हुई है तो इस ब्लॉक को इधर खींचेगी और इस ब्लॉक को इधर खींचेगी। इलोंगेटेड है स्प्रिंग। अभी क्यों नहीं स्प्रिंग को ऐसा खींच के रखी होती, स्प्रिंग इधर खींचेगी, इसको इधर, इसको इधर। तो स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है तो इस ब्लॉक को इधर खींचेगी। और कितने फोर्स है 20 बन गया बीडी। इस ब्लॉक की बीडी 100 न्यूटन इधर दिखाओगे और स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींचेगी क्योंकि इलोंगेटेड है। कितने से 20 से। बन गया बीडी। तो आपने 4 kg ब्लॉक की बीडी बना दी, 6 kg ब्लॉक की बीडी बना दी, बन गया। एफ बराबर है में। और ये फोर्स एक साइड का होता है तो देखो इस वाले एंड का भी फोर्स 20 दिखाया और इस वाले एंड का भी 20 दिखाया, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। डिफ़ॉल्ट केस में मासलेस होती है और मासलेस में तो हर जगह फोर्स क्या मानते हो? बराबर नहीं मानते हो, स्ट्रिंग याद करो। इसलिए ए बराबर है में। तो 20 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे 100 माइनस 20 प्लस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो। व्हाट इज A2? A2 इज 80/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। गॉट इट? यह एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो हम जैसा प्रीवियस तरह से ये भी है। कह रहे हैं कि 6 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक, स्प्रिंग लगा हुआ है, इस ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या करेंगे। 4 kg ब्लॉक की एवडी बनाएंगे। एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब स्प्रिंग ने इस पर इधर फोर्स लगाया होगा, मान लो कि एक्स। लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, किधर भी मारोगे आंसर आएगा। 4 kg ब्लॉक की वीडियो बना दी, देखा इस एफ बराबर है तो के एक्स बराबर मास 4 इंटू इसका एक्सेलरेशन क्या है 10 इस 40। इस ब्लॉक की वीडियो बनाओ 6 kg की, तो 100 आगे दिखाओगे, स्प्रिंग फोर्स पीछे, क्योंकि इस पर आग अगर ये स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है तो ये स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी। कितने का 40 का, क्योंकि के एक्स ही तो लिखोगे और के एक्स 40 है। ए बराबर में 100 माइनस 40 बराबर 6 इंटू 2,
What is A2? 60. It is 10 into per second square. And this is आंसर. ओके, अगला लिखिए स्प्रिंग बैलेंस. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बड़ा सा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और नेचुरल लेंथ इसका L है. दिस लेंथ इज L, स्प्रिंग कांस्टेंट के. अब मैंने क्या किया, कैंची उठाया, स्प्रिंग को काट दिया. एक लेंथ L1, एक लेंथ L2. अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2 है, इफ L1 is to L2 is 1:2, फाइंड K1 एंड K2. कह रहा है कि इसको हमने L1 L2 में कट किया. अगर L1 L2 का रेशियो 1/2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताइए. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो हम वही हेल्प लेंगे, K इंटू L बराबर कांस्टेंट. अच्छा, अगर ये लेंथ L है, इसको अगर इस रेशियो में बांटोगे तो ये L1 किस बराबर आएगा, 1:2 का रेशियो है, मतलब 3 से डिवाइड करके 1 मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए, और इसके लिए 3 से डिवाइड करके 2 मल्टीप्लाई करोगे. तो पढ़ोगे ना 1:2 के रेशियो में बांटना है तो कितना कितना आएगा लेंथ. तो अगर L लेंथ को इस रेशियो में बांटेंगे तो L1 कितना आएगा, L1 आएगा और L/3 और L2 कितना आएगा, 2L/3 आएगा. तभी तो दोनों को जोड़ोगे तो L आ जाएगा और रेशियो देखो 1:2 है. अब क्या करेंगे, यहाँ का K इंटू L बराबर यहाँ का K इंटू L बराबर यहाँ K इंटू L, हर जगह का K इंटू L का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे यूज़ करो KL बराबर यहाँ का K क्या है, K1 इंटू L/3. यहाँ क्या आएगा, K2 इंटू 2L/3. अब इसको इक्वेट कर दो तो L से L कटेगा तो K1 क्या आएगा, 3K, और K2 क्या आएगा, इसको इसे इक्वेट करोगे 3 और 2 नीचे, तो 3K/2. तो समझ सकते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 सबसे ज़्यादा आया है, 3K आना भी चाहिए क्योंकि इसका लेंथ सबसे कम हो गया, इसीलिए K की वैल्यू बढ़ गई. बात समझ में? हेलो स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपरेंट वेट. ठीक है, तो अपरेंट वेट को मेजर करने के लिए हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एक वेइंग मशीन और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस. तो आज हम लोग दोनों की स्टडी करेंगे. तो लिखिए फर्स्ट हेडिंग वेइंग मशीन. तो वेइंग मशीन क्या है, वेइंग मशीन ये है कि मान लो एक डॉक्टर के पास तुम जाते हो. तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है, बुखार लगा होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि बेटा वेइंग मशीन है ना, खड़े हो जाओ. तुम जाके खड़े हो जाते हो. फिर अच्छा मैं 90 kg का हूँ, तो ये कहाँ से देख लिए तुम, जो वेइंग मशीन थी उसका जो पॉइंटर वो 90 पहुँच गया, 90 kg का हूँ. गुड. तो ये वेइंग मशीन ने पढ़ा क्या, तुम हट जाओ, वेइंग मशीन रीडिंग 0. यार ऐसा क्या हो रहा है, ये वेइंग मशीन पढ़ क्या रहा है. एक्चुअली वेइंग मशीन पढ़ रहा है कि जो वेइंग मशीन पे तुम पैर रख रहे हो तो वेइंग मशीन उसको कंप्रेस कर रहा है. तो उसके अंदर चाहे स्प्रिंग हो चाहे फ्लूइड हो, ठीक है, तो जब तुम कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेशन जो आ रहा है उसी को पढ़ रहा है बेसिकली. तो कंप्रेशन का मतलब क्या है, अगर मैं एलबीडी बनाऊँ, एलबीडी इज इम्पोर्टेंट अगेन. वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, ये है तुम्हारा आँखें. तो अगर तुम्हारी एलबीडी बनाऊँ मैं यहाँ पे, अब तबीयत खराब था ना तो फिर ऐसे करूँगा, रो रहे थे, तो तुम्हारे पैर पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा और तुम्हारा वेट mg नीचे आएगा. अगर तुम वेइंग मशीन की वीडियो बनाओगे, वेइंग मशीन की, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे पैर पे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, वही वेइंग मशीन पे नीचे दिखाऊंगा. एग्जैक्टली तुम्हारा पैर जितना नॉर्मल रिएक्शन से उस वेइंग मशीन को नीचे कर धक्का मारेगा, उतना ही वेइंग मशीन तुम्हारे पैर को ऊपर धक्का मारेगी. एक्शन रिएक्शन पेयर. तो तुम्हारे पैर ने वेइंग मशीन को नीचे धक्का लगाया एन से, और वेइंग मशीन ने तुम्हारे पैर पे ऊपर. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन. ये जो एन है अगर ये 0 हो जाए तो वेइंग मशीन
कि रीडिंग 0 हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही रीडिंग, इसका मतलब वेइंग, और एक्चुअली में यही अपरेंट वेट हो या वेट हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, द रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। जब भी आपसे बोलेगा ना वर्ड अपरेंट वेट, बताइए, रटना है रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग एल्स। अपरेंट वेट कहीं भी पूरी फिजिक्स में जहाँ भी रहोगे, अपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो आ गया अपरेंट वेट, कुछ भी हो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो आ गया। वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर रखी है, तुम खड़े हो, लिफ्ट टूट गया, अपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अपरेंट वेट। तो अंडरलाइन करो और लिखो स्टेटमेंट, एकदम हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट है। फैक्ट लिखो, अपरेंट वेट इज रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब अपरेंट वेट पता करने के लिए क्या करते हैं? वेइंग मशीन की एबीडी नहीं बनाते हैं, अपरेंट वेट पता करने के लिए पर्सन की एबीडी बनाते हैं। और पर्सन पे F बराबर ma लिखो या नेट फोर्स बराबर 0 लिखो। अगर वो तुमको पर्सन रुका हुआ नजर आ रहा है तो नेट फोर्स 0 लिखोगे। अगर वो पर्सन लिफ्ट के अंदर है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो F बराबर ma लिखोगे। ठीक है, तो एबीडी किसकी बनानी है? पर्सन के। अब कहीं से n की वैल्यू निकालेंगे, लिखो तो हाउ टू फाइंड अपरेंट वेट। स्टेप 1, मेक एबीडी अ पर्सन और ब्लॉक। यहाँ पे पर्सन का बना रहा हूँ, अगर सिर्फ ब्लॉक होता तो पूछता ब्लॉक का अपरेंट वेट, तो ब्लॉक एबीडी। मेक एबीडी अ पर्सन और ब्लॉक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, with the help of laws of motion equation, write net force equals to 0 or net force power mass into acceleration। लिख लिया। एबीडी बनाने के बाद F बराबर ma लिखेंगे या F बराबर 0 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, एंड वी कैन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर ये धरती पे खड़ा है तो पर्सन क्या रुका हुआ है? हाँ, अगर ये पर्सन रुका हुआ है तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0। क्या लिखोगे? n माइनस एम जी बराबर 0। वट इज n? एम जी, एंड दिस इज अगेन क्या? अपरेंट वेट। अपरेंट वेट एक्चुअली में यही अपरेंट वेट ट्रू वेट है यहाँ पे। तो सम टाइम अपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर होगा, सम टाइम अपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर नहीं होगा। ट्रू वेट इज एम जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, लिखिए कहीं नीचे पॉइंट लिखिए, ट्रू वेट इज एम जी। True weight is mg and apparent weight is reading of normal direction। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अपरेंट वेट चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ट्रू वेट तो ट्रू वेट है। आपको पूछे कि तुम कितने केजी का? सर 50 केजी का हूँ। तुम्हारा वेट कितना है? तुम कहोगे सर 500 न्यूटन है, मतलब 50 जी। ठीक है, अब लिफ्ट में बैठ जा, लिफ्ट पे कोई एक्सेलरेट हो रहा है या नीचे को हो रहा है, तो पूछो तुम्हारा वेट कितना है जी? कहोगे वेइंग मशीन लाओ, हम उस पर खड़े होंगे फिर बताएंगे। अगर वेइंग मशीन ला के रख के खड़े होकर देखे ना, अगर एक्सेलरेट हो गया तो रीडिंग अलग बताएगा। तो वही क्या? अपरेंट, आंखों से दिख रहा है अपरेंट है। सच्चाई क्या? 50 जी। तो सत्य। तो ट्रू वेट इज एम जी एंड अपरेंट वेट मे चेंज डिपेंडिंग ऑन इक्वेशंस रिजल्ट्स। क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो एक लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट क्या? पहले ना इसी आसान सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक वेइंग मशीन है, पर्सन खड़ा है, इस पर्सन का मास है m, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है ए से एक्सेलरेट हो रहा है। तो पूछा फाइंड अपरेंट वेट, फाइंड अपरेंट वेट WA
अपरेंट वेट, क्या करोगे, इस पर्सन की एबीडी बनाओगे। एबीडी में पैर पे एन ऊपर को रहेगा, एमजी नीचे को रहेगा, पैर पे एन ऊपर एमजी नीचे। अब चूंकि ये रियल फोर्स है और ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर कहोगे तुम इस पे ए बराबर में लिखो, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि यार ये तो पर्सन लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पर लिखेगा ए बराबर है। तो क्या लिखोगे, एन माइनस एम जी बराबर पर्सन का मास एम और एक्सेलरेशन ए। क्यों, क्योंकि लिफ्ट के अंदर पर्सन है, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो पर्सन एक्सेलरेट हो। यहाँ से एन की वैल्यू क्या है, इट इज एम कॉमन जी प्लस ए, दिस इज आंसर, जी प्लस ए। तो जब लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट हुआ तो इतना आया। यही लिफ्ट जब नीचे को एक्सेलरेट होती ए से और तुम यहाँ बैठे होते, एबीडी तो यही बनती, बट ये क्वेश्चन क्या बनता, एन माइनस एम जी बराबर एम इंटू माइनस ए। तो इससे एन क्या आ गया, एम जी, इधर भेज दो, एम कॉमन निकालो, तो जी माइनस ए, दिस इज अपरेंट वेट। तो लिफ्ट अगर नीचे को एक्सेलरेट करेगी तो अपरेंट वेट इतना होगा, और अगर ऊपर को एक्सेलरेट करेगी तो अपरेंट वेट इतना होगा। इसी को पता है कैसे लिखा जाता है, इसी को एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, या आपको रिलेटिव सुनने पड़े थे कि लिफ्ट के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जी इफेक्टिव, ऊपर को एक्सेलरेट होगा जी प्लस ए, नीचे को जी माइनस ए। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ए की वैल्यू जी मत हो जाए। ए की वैल्यू अगर जी हो गई तो अपरेंट वेट जीरो हो गया, और ए की वैल्यू जी मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी, ये कब होगा, लिफ्ट को कट कर दो। लिफ्ट ऊपर कट करोगे तो पूरा पूरा फ्री फॉल कर गया लिफ्ट, अगर फ्री फॉल कर गया तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी। तो एक जगह पे जी एंड जीरो, अपरेंट वेट जीरो, दिस इज द वेटलेसनेस। इसका मतलब है कि एक लिफ्ट है, उसमें वेइंग मशीन रख के अगर तुम खड़े हो और किसी ने ऊपर के केबल को कट कर दिया तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि एन जीरो हो जाएगा, फिर वेइंग मशीन कोई कंप्रेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अपरेंट वेट आने के लिए ज़रूरी है कि अगर लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की ओर, तो इस ए की वैल्यू हर हाल में जी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी। अरे कट कर गए तो जी के बराबर होगा, से ज़्यादा होगा नहीं। अब किसी ने उस लिफ्ट को और नीचे और खींचना शुरू कर दिया, जी से और तेज एक्सेलरेट करा दिया नीचे की ओर, तब तो एन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव तो एन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पैर और लिफ्ट के बीच का कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, तो वेइंग मशीन कहीं और होगी, तुम्हारा पैर कहीं और होगा, और तुम ऊपर के छत से टकरा रहे हो। जब लिफ्ट नीचे तेज भागेगा और तुम फ्री फॉल कर रहे हो तो किधर टकराओगे, ऊपर, तो भी वो नहीं पढ़ पाएगा, तभी भी एन क्या है, जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उस टर्म्स को आप अलग से याद कर लेना, ये काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिफ्ट के अंदर याद रखो तुम, लिफ्ट अपरेंट वेट इज नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव लिख लो, इसी को अपरेंट वेट लिखना है। अपरेंट वेट एन बराबर एम जी इफेक्टिव। इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, मतलब अपरेंट वेट ज़्यादा है। एंड इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एक्सेलरेशन, देन जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए अंडर, ये ध्यान रखना इस किस कंडीशन में होगा, अंडर ए इज लेस देन जी, अंडर ए इज लेस देन जी, इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और यही वैल्यू जीरो कहलाएगी इफ ए इज ग्रेटर देन जी। रिपीट कर, हालांकि इक्वालिटी हटा ही दो यहाँ से, ये जीरो है, इसको तुम्हें ध्यान रखना। इसका मतलब लिफ्ट अगर नीचे को और जी से ज़्यादा से एक्सेलरेट करता है या उसके बराबर से एक्सेलरेट करता है तो जी इफेक्टिव जीरो आएगी, तो जी इफेक्टिव रख दो, एन जीरो मतलब अपरेंट वेट जीरो। और अगर लिफ्ट नीचे को और जी से कम का एक्सेलरेशन लेता है तो जी माइनस से उठा के रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन करता है, देखिए ये क्वेश्चन करो कि इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड अपरेंट वेट इज 120 kg,
and if lift accelerated downward with the same magnitude of acceleration, apparent weight is 80 kgf. Fine, ये part. True weight, second acceleration of lift. Okay. तो देखिए, सबसे पहले kgf आपको समझा दूँ क्या है. ये है, इसे मान लीजिए आपका जब जाते हो ना तो डॉक्टर के पास, तो जो वेट तौलवाते हो और आता है 60, इट इज़ न्यूटन में नहीं होता है, केजी होता है. 60 kgf उसको बोलते हैं. वो मास पड़ रहा होता है. मास नहीं बोलना, गड़बड़ लग रहा है. कि वेट पड़ता है, वेट ही पड़ता है, बट उसको kgf बोलते हैं. 60 kgf. जैसे धरती पे अगर मान लो इसका मास है 10 kg, कोई पूछे इसका वेट कितना है, तो इसका जो वेट है mg होगा. m क्या है 10 और g क्या होना चाहिए 10. 10 kg क्या है, फिर आगे 100 न्यूटन. तो पता इसको 100 न्यूटन में लिखा जाता है, और इसको ये जो 10 है ना, इसको उठा के इसको g जैसे ही रहने दो और बाद में g प्लेस करना 100, इसको ऐसे लिखते हैं. यही 10 kgf. रिपीट कर रहा हूँ, वेट को kgf में जब मेजर करोगे तो बेसिकली वो मास वाला सिंबल आता है, और kgf में g उस प्लेनेट का होगा जिस प्लेनेट पे अपना वेट मेजर कर रहा है. बताता हूँ, ठीक है. तो ये जो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg, ठीक है. कोई पूछे इसका वेट बताइए, तब क्या कहोगे 20 g कहोगे, या इसी को बोलोगे 200 न्यूटन अर्थ पे. इसी को बोलते हैं हम लोग ऐसे भी 20 kgf. इस g को यहाँ ले जाते हैं 20 kgf बन गया. तो जब भी ऐसा बोले 20 kgf तो हम बोलेंगे वेट है, इट्स नॉट मास, वेट. आपको पूछे कि इसका न्यूटन में वैल्यू, तो g की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, 10 आ जाएगा. चलिए इस क्वेश्चन पे करते हैं. अच्छा, लिफ्ट ऊपर को राइट सेलेक्ट कर रहा है, तो जो अपरेंट वेट होता है वो होता है mg+a. लिफ्ट ऊपर को राइट सेलेक्ट होता है तो g+a. और ये वैल्यू क्या होगी 120 kgf है, तो g मल्टीप्लाई कर दिया. ये न्यूटन में आता है ना, तो ऐसे किया. ठीक है. हालांकि ऐसे भी काम चल जाएगा, बट हर रीडिंग kgf पे आएगा. मैं चाहता हूँ सब न्यूटन में चले, न्यूटन में, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ. लिफ्ट जब डाउनवर्ड राइट सेलेक्ट होगा तो क्या बनेगा mg-a 80 g. अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो. जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा g+a डिवाइड बाई g-a इज इक्वल टू, किससे डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कटेगा, g से g कटेगा, 4/8 12/8, तो 12/8 है ना, 4 से डिवाइड कर दो इतना. अब कपन इंटू लगा दो, तो इसको ऊपर ऐड करोगे तो बनेगा 2g. इसमें से इसे घटा दो तो बनेगा 2a 3/2. तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, इस 2g/3 मिल गई. तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन आ गया. ओके. और अब आपको क्या निकालना है, ट्रू वेट. तो ट्रू वेट तो कुछ है और नहीं, mg ही होता है. ट्रू वेट तो mg होगा, तो mg की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. इस a को उठा के तुम यहाँ पर रख दो, हमें mg की वैल्यू निकालनी है ना. तो क्या करो, अब की बार इस इक्वेशन की इसमें जोड़ दो. जब इसको इसमें जोड़ोगे तो m कॉमन आएगा, और g और g 2g बनेगा, a और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका जोड़ो, ये कितना आएगा 200g. तो एक 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आएगा mg = 100g आ गया. 100g, mg बराबर 100g. इसको मैं ऊपर लिख लूँ, आ गया mg = 100g. तो न्यूटन में क्या होगा 1000 न्यूटन आएगा, और kgf में क्या होगा 100 kgf. एंड दिस इज आंसर्स. ओके. तो ट्रू वेट इसका 100 kg है, 100 kgf है, और एक्सेलरेशन लिफ्ट का 2g/3 है. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग बैलेंस, और उसके बाद वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस दोनों को मिला के क्वेश्चन करा दूँगा. तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बैलेंस. तो स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से होता है. इसकी भी सहायता से हम लोग क्या पता करते हैं, वेट पता करते हैं. ठीक है. तो देखो इसमें क्या है, स्प्रिंग बैलेंस में एक स्प्रिंग होता है, यहाँ पे 0 मार्क होता है, 5 10 15 ऐसे मार्क होता है.
और इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि यहाँ से एक पॉइंटर्स लगा होता है जो कि इस जीरो पे होता है। ये स्प्रिंग जितनी खींचती है उसी के हिसाब से नीचे को मूव करता है। तो पहले पॉइंटर जीरो पे, जब 5 आएगा तो 5 kgf, 10 पे आएगा तो 10 kgf। ये मेजरमेंट ऐसा होता है। तो अंदर इस तरीके से बनाया गया होता है, ऐसा यहाँ पे होता है। और ये होता है जिसको किसी इस कुंडी को किसी दीवार में कील में लगा दो और यहाँ पे तुम टंगा दो, आ जाएगा तुम्हारा वेट, ठीक है। या इसको अपने हाथ से पकड़े रहो और किसी गैस सिलेंडर को तोलना है तो गैस सिलेंडर के यहाँ पर रख दो, इसको अपने हाथ से पकड़ लो या फिक्स कर दो नहीं तो। और यहाँ पे गैस सिलेंडर का वेट तुमको तोलवाना है तो गैस सिलेंडर है तुम्हारा घर का। घर पे अगर गैस सिलेंडर है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, गैस सिलेंडर खरीदवा लो, गैस सिलेंडर, ठीक है। उसको इसमें फंसा दिया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ का मार्कर कितना नीचे है, वही क्या है, इसका वेट है, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है ये कुछ और नहीं है, ये स्प्रिंग का ही फोर्स है। स्प्रिंग इसका जो एबीडी बनाओगे, इसकी एबीडी बनाओगे, गैस सिलेंडर की एबीडी बनाओगे बेसिकली, तो mg नीचे को दिखाओगे और यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर को आएगा, दिस इज kx। अगर ये क्लोरियम पे है, क्लोरियम पे, तो यही kx बराबर किसके होगा, mg के बराबर आएगा kx के बराबर। और यही बेसिकली क्या है, रीडिंग है इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। तो अगर इसका मास मान लो 10 kg है तो कितना आएगा, 10 इंटू जी 100 न्यूटन या 10 kg, गॉट इट। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं आपको कहूँगा कि स्प्रिंग बैलेंस से क्वेश्चन करने हैं, कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट के एबीडी बनाना, इसके शकल पे मत जाना, इस ऑब्जेक्ट के एबीडी बनाना, ठीक है। F बराबर m लिखो, ठीक है, या नेट फोर्स 0 करो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस, वो मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, सॉल्व कर दो, आंसर आएगा, गॉट इट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली में इलॉन्गेशन में काम करता है। ऐसे स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे दाबा नहीं जाता है, बेसिकली इसे खींचा जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस वर्क इन इलॉन्गेशन, लिख लो इसको, स्प्रिंग बैलेंस वर्क इन इलॉन्गेशन, ठीक है, खींचा जाता है उसको, मतलब स्प्रिंग को खींचा हुआ है, ओके। तो लिख लो अगला स्टेटमेंट, टू सॉल्व स्प्रिंग बैलेंस प्रॉब्लम मेक ए BD ऑफ ऑब्जेक्ट and so spring force with the help of laws of motion equation find spring force value. This is reading of spring balance, got it, okay. Spring balance पे बेस के क्वेश्चन है, 6 kg स्प्रिंग बैलेंस, 4 kg 100 न्यूटन का फोर्स। कह रहा है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक आर सेम देन फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। इवन ये नहीं लिखा होता ना सेम, तो डिफॉल्ट केस में सेम मानते तो, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो देखिए कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इस स्प्रिंग का टेंशन निकालना है। तो तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, स्प्रिंग बैलेंस में ना, स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग ऐसे दिखा दो और स्प्रिंग मान के सॉल्व कर दो, जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वही क्या है, आंसर है। हटाओ इसको, स्प्रिंग जैसा बना दो। अब क्या ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे स्प्रिंग बैलेंस में, किए थे, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। इसकी बड़ी बनाओगे, kx ऐसे दिखा दो, इसकी बड़ी में kx ऐसे दिखा दो, बन गया। इसका एक्सेलरेशन a मान लो, इसका भी क्या है, सेम है, तो a मान लिया। इस पे लिखो a बराबर में, तो 100 माइनस kx मास इंटू a, इस पे a बराबर में kx बराबर मास इंटू a, kx को उठा के यहाँ पर रख दो, 100 माइनस 4a 6 है, इधर आएगा 10, 100 इट इज 10, उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो kx बोल क्या आ गया, 4 इंटू 10 इट इज़ 40 न्यूटन, 40 न्यूटन या 4 kgf, एंड दिस इज आंसर। मतलब स्प्रिंग बैलेंस हो चाहे जो, स्प्रिंग मान के सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, ओके। चलिए अब स्प्रिंग बैलेंस्ड और वेइंग मशीन दोनों को मिला के क्वेश्चन कर लेता हूँ, ओके। इसमें क्या है कि एक लिफ्ट है जो ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन, एक ब्लॉक है जिसका मास 50 kg है। कह रहा है इफ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन आर 20 kgf एंड 90 kgf, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट।
सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट सो दैट वेइंग मशीन रीड ट्रू वेट। चलो कुछ नहीं करना है, हमें FBD बनानी होती है, कुछ सोचना नहीं होता, सिर्फ FBD बनाओ आंसर आ जाएगा। डायग्राम से नहीं घबराया जाता है, बनाते हैं। फर्स्ट ब्लॉक की FBD बनाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन, इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को आएगा, n ऊपर का आएगा, और जो n है, ये जो n है यहाँ से जो n आएगा वही तो अपरेंट वेट होता है वेइंग मशीन का। तो वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है? वेइंग मशीन की रीडिंग है 90 kg। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को आएगा कितना? 90 kg पर 90 G। और स्प्रिंग बैलेंस हमेशा इलोंगेशन में काम करता है। इसका मतलब अगर स्प्रिंग ये खींचा हुआ है तो वो इस ब्लॉक को किधर खींचेगा? ऊपर। अगर ऊपर की स्प्रिंग खींची हुई है तो इसको किधर खींचेंगे? ऊपर। इलोंगेशन में स्प्रिंग इस ब्लॉक ऊपर खींचेगा। कितने फोर्स ऊपर खींचेगा? यहाँ से दिखा दो, यहाँ से दिखा दो ऐसे। हालांकि इस ब्लॉक से दिखाना चाहिए सरफेस से, बट यहीं से दिखा दो। कितने का होगा? स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 20 kg है, तो 20 G दिखा दिया। इस ब्लॉक की FBD बनाई, स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स ऊपर दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक ऊपर की ओर दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन की रीडिंग है और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है? 20, और साथ में इसका वेट नीचे दिखा दो mg। m कितना है? 50 × g। मान लो एक्सेलरेशन ऊपर का है, अब इस पर लिखेंगे नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो घबरा नहीं रहो ना, 90 G वेइंग मशीन की वजह से इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, 20 G इस स्प्रिंग बैलेंस खींची हुई है तो इसको ऊपर खींचेगा। इसका वेट mg नीचे को होगा जो कि 50 है, F बराबर ma। तो 90 G प्लस 20 G माइनस 50 G, और मास कितना है इसका? 50 × 8। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 90 20 कितना आएगा? 110 60 G इज इक्वल टू 58। इससे ए की वैल्यू क्या आ गई? 0 0 कट गया। इट इज 6G/5, इट इज 12 मीटर/सेकंड²। दिस इज आंसर। इसका मतलब जो लिफ्ट होगा इस एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, जब इस स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन इस रीडिंग को पढ़ रहे होंगे। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना हो ताकि वेइंग मशीन रीडिंग ट्रू आए। ट्रू, अब मैं उसे बताता हूँ। FBD बनाएंगे तो ट्रू आए, मतलब वेइंग मशीन रीडिंग ट्रू हो, तो ये रीडिंग ट्रू हो तो ट्रू रीडिंग क्या होगी? 50 G। ये मास क्या है इसका? 50 है, तो ट्रू वेट क्या होगा? 50 G। तो 50 G वेइंग मशीन को पढ़ना है, वेइंग मशीन को, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर पर लगेगा कितना? 50 G का, और इसका वेट 50 G तो नीचे रहेगा ही, मास थोड़ी बदल सकता है। नॉर्मल रिएक्शन 50 G आएगा जिसके वजह से स्प्रिंग बैलेंस ट्रू रीडिंग पढ़ रहा होगा, और इसका वेट mg नीचे रहेगा, mg नीचे, और यहाँ का फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन, और इस स्प्रिंग बैलेंस का 20 G ऊपर लिखा दिया। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि इस ब्लॉक को वेइंग मशीन पे ही रहना है। अगर इस ब्लॉक की इस वेइंग मशीन पर रहना है तो इस स्प्रिंग का इलांगेशन और कंप्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। जब इलांगेशन कंप्रेशन नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है kx, तो x ही नहीं बदला तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नहीं बदलेगी। देखिए बराबर है में इस पे, तो 50 G प्लस 20 G माइनस 50 G इक्वल्स टू मास इंटू ए, कैंसिल आउट, ए की वैल्यू क्या आ गई? 20 G/50, इट इज 4 मीटर/सेकंड², एंड दिस इज आंसर्स। इसका मतलब अगर ये लिफ्ट 4 मीटर/सेकंड² से ऊपर को एक्सेलरेट होता है तो वेइंग मशीन ट्रू रीडिंग पढ़ रहा होगा, ट्रू वेट पढ़ रहा होगा। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से आप अपरेंट वेट समझ गए होंगे। थैंक यू।